चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इतिहास की शुरुआत किए थे। तो आज हम लोग इतिहास को आगे की ओर बढ़ाएं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इतिहास में, शुरू होने के पहले आपको डेट समझ में आना चाहिए। और डेट में हम लोग जानते हैं कुछ दिनों को मिला के क्या बनता सप्ताह। कई सप्ताह मिला के महीना, कई महीने मिलेंगे तो वर्ष बनेंगे। वर्ष को हम लोग संवत कहते हैं। देखो, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, गांव के लोग ऐसे ही जानता है, एकदम शुद्ध बोलेगा। उनके यहाँ कोई डेथ उठ कर जाए और कोई कहे शादी विवाह का बात, तो कहेगा संवत जलेगा तब। ये सुना है कभी? संवत का मतलब है साल खत्म हो जाएगा तब। अब ये बताओ, अभी कौन साल चल रहा है? 2023। क्या सही में 23 चल रहा है? पक्का हो? अच्छा, 2023 के पहले क्या रहा होगा? 22। करते करते जीरो आया होगा। क्या सही में वो जीरो था? सही में जीरो था? मैंने धरती वहीं से बना है, तो फिर जीरो कैसे हो गया वो जी? हमको ये बताओ। तुम जो कह रहा है कि सर अभी 2023 चल रहा है, हम कह रहे हैं पक्का 2023 है, तो हाँ, तो 2023 का मतलब है कि ठीक आज से 2023 साल पहले जीरो था। तो ठीक जीरो था, तो क्या सही में वहां जीरो था? किसी ने सोचा होगा कि बस यहां से शुरू हो, हम लोग बैठ के उसी को चल रहे हैं? तो ये जो संवत है वो कहीं फिक्स है नहीं, कहां से माने हैं उसके अनुसार से चलता है। और इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि पहली बार एक संवत, जनरली पहले लोग क्या करते थे ना, कोई व्यक्ति राजा बना या कोई बढ़िया काम किया तो कहता था कि बस बस आज से एकदम एक गिनती शुरू करो, यही से साल शुरू हो रहा। अब जो जैसे बने, कोई राजा बने तब करे, कोई विजय करे तब करे, और कह दे कि यहीं से, जैसे हम बैच शुरू की तो अब हम कहें बस बस यहीं से वर्ष एक का प्रारंभ माना जाएगा। अब कोई लड़का 8 साल बाद आएगा तो हम कहेंगे कि बस आप लोग 8वां वर्ष है, तो क्या वो सही में 8वां है? नहीं, हम लोग जहां से बोले हैं जीरो, वहां से शुरू हो गया। तो पहली बार भारत में एक संवत प्रारंभ हुआ, जिस संवत को हम लोग शक संवत कहते हैं। और इस शक संवत प्रारंभ करने वाला राजा कौन थे? आपके लिए अच्छा प्रश्न आएगा कि शक संवत पहली बार कौन शुरू की? गणेश शुरू किया। क्या शक संवत से पहले भी कोई संवत है? कौन संवत है? विक्रम संवत है। कब है? अच्छा, और शक संवत कब है? 78 ईस्वी में। बहुत सुंदर। तो अब यहां से देखो, अब तुमको हम समझा रहे हैं, व्यक्तियों के पास यह आइडिया पहले से था कि हमारा एक साल होता है 365 लगभग दिन का। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इतने दिन में चक्कर लगाती। तुमको मालूम होना चाहिए कि 365.1/4 दिन में एक चक्कर लगाती। तो इसीलिए अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग जो देखते हैं, तो जान के 365 दिन का रखे। कभी कहेगा फरवरी 28 का है, कभी कहेगा कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर हो गया, 29 दिन का हो। तो ये 29 दिन इसी मैथमेटिक्स को 1/4 को बैलेंस करते। क्यों बैलेंस कर रहा? नहीं बैलेंस करेंगे तो 200 साल बाद क्या होगा? 50 दिन मंथ उलट जाएगा। हम लोग कहेंगे कि जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो 400 साल बाद जून में रजाई ओढ़ के आदमी सोया रहे। क्यों? ये वाला बैलेंस नहीं होगा। और हम लोग इसी को देखो, अंग्रेजी कैलेंडर में अलग डिजाइन से मेंटेन किए, हिंदी कैलेंडर में अलग डिजाइन। हिंदी कैलेंडर में हम लोग कुछ वर्षों के बाद कहेंगे कि इस साल मलमास लगेगा, सावन महीना 2 बार कंटिन्यू चलेगा। अब तुम बैठ के सिर खुजला रहा है कि 2 बार काहे चल रहा है भाई, तो समझना कि वो 1/4 के मैथमेटिक्स भिड़ाया गया। अब जो आदमी जैसे कैलेंडर भिड़ाया, लेकिन सब कोई एक मेंटेन किया कि हम जो मंथ बोले लगभग हमारा एक समान रहे, और उसी कैलेंडर को हम लोग संवत कहते। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी हम लोग जो चल रहे हैं 2023, जरूर पहले कहीं जीरो रहा हो। जीरो से पहले क्या हो? तो यह कैलेंडर जो हम लोग अभी देख रहे हैं, चूंकि हम लोग के यहाँ अंतिम अंग्रेज शासन करके गया, तो अंग्रेजों ने कैलेंडर हम लोग को समझा दिया।
तो हम लोग वही कैलेंडर कंटिन्यू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 2023 आ गया। और इस साइड में माइनस कैसे बोले हम, -1 हम -2 कभी बोलेंगे? तो हम मानते हैं कि यह ईसा का जन्म का इस समय है और ईसा मसीह का जो जन्म है वो वहीं से कैलेंडर शुरू है। और ये जो देख रहे हो यह हम लोग का ईसा के समय का चल रहा है और इसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, इसीलिए इसको ईसवी पूर्व कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग बीसी कहते। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब सारे बच्चे हमको ये बताओ कि 3 बीसी पहले आएगा, 3 बीसी पहले आएगा कि 5 बीसी पहले आएगा? पहले कौन आएगा? 5 पहले आएगा जी। कितना को लग रहा 5 बीसी पहले आएगा? अच्छा, और कितना को लग रहा 3 पहले आएगा? ओ, गिनती गिन रहा है। बीसी माने इधर है, तब पहले कौन आएगा? 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 2 1 0। अब गिनती सीधा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एडी और उसको हम लोग कहते हैं बीसी। अब एडी बीसी जब तक नहीं समझोगे हिस्ट्री कुछ नहीं समझ में आएगा। अब एडी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। और एडी का मतलब क्या होता? आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी। एडी माने क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी माने ये ईसा पूर्व है, तो ये वाला बोलो ईसा बाद नहीं करना, ईसा के शताब्दी में। बात सुना, कई लड़के बाद करने लगता है, तो बाद नहीं है, ये माना जा रहा है कि सब अभी ईसा मसीह वाला शताब्दी चल रहा है। तो हम लोग जो कैलेंडर अभी बोले, एक कैलेंडर ईसा मसीह से संबंधित कैलेंडर है। क्या ये कैलेंडर दुनिया का पहला और एकमात्र कैलेंडर है? नहीं। इसके पहले जब हम इसके अनुसार से चलें 57 ईस्वी पूर्व बीसी की बात करें, इस समय भारत में विदेशी शासक कई आए जिसका नाम था शक। और शकों को भारत में कई शाखा स्थापित हुआ, जिसमें एक शाखा उज्जैन के पास था। अब विदेशी के आने से भारतीय बड़ा परेशान थे कि विदेशी आया हुआ। और एक भारतीय राजा थे जिसका नाम था विक्रम। और विक्रम राजा ने शकों को यहां से भगाया 57 ईस्वी पूर्व में और कहा कि बस यहीं से कैलेंडर शुरू होता है। और उसने एक नया संवत प्रारंभ किया, विक्रम संवत। और विक्रम का नाम फेमस हो गया। जब कोई बढ़िया कोई काम करे तो कहे हम भी विक्रम। इसीलिए तुमको ध्यान रखना है, ये राजा का मेन नाम विक्रमादित्य है। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कौन किया? विक्रमादित्य। बाद में कई राजा विक्रमादित्य की उपाधि ले। अंतिम हिंदू राजा जो विक्रमादित्य की उपाधि लेगा उसका नाम क्या होगा? हेमू। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध में देखोगे जहां लास्ट हो जाएगा, 14 राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। तो हम लोग उसकी कहानी सुनेंगे। तो अब बताओ विक्रम संवत कहां शुरू हुआ? 57 ईस्वी पर। फिर एक व्यक्ति है, इसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना। इसके अनुसार से तो 78 ईस्वी में इसने कहा कि यहां शक संवत, कहा कि मेन कैलेंडर यही है। और जो चैत बैसाख देख रहे हो ये कनिष्क का बनाया हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी। फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया और कहा कि यहां से नया कैलेंडर शुरू होगा जिसको गुप्त संवत कहेंगे। अब बताइए गुप्त संवत कब शुरू है? 319, शक संवत 78, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व। अब एक फिर मुस्लिम कैलेंडर है 622 ईस्वी में जिसको हिजरी संवत कहते। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा किए तो उस कैलेंडर का हम लोग नाम क्या दिए? हिजरी संवत। और हिजरी कब संवत कब है? 622। अब जो हमें मुख्य बात चाहिए उसको सुनो, उससे हमको मालूम चलेगा कि तुम्हारा बुद्धि क्या है। एसएससी की परीक्षा दोगे तो केवल डेट पूछेगा,
शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क। कब शुरू किया? 78। बीपीएससी क्या करेगा? तुम्हारा टावर चेक करेगा, कहेगा विक्रम संवत और शक संवत में कितना साल के अंतर है। अब तुम्हारा टावर चेक कर लिया, वो देख लेगा कि लड़का की बुद्धि है कि नहीं, फिर दे देगा कि यदि अभी 2023 चल रहा है तो ये शक संवत के अनुसार कौन साल है। अब इससे तुम्हारा ब्रेन रटुआ लोग से नहीं निकलता। रटुआ तो खाली रटले रहेगा, शक संवत इतना, विक्रम संवत इतना, और कहेगा 2023 में विक्रम संवत है, तो घुलट गया कि वाह क्या क्या पूछ दिया, 23 कर दिया। तो अब अभी तुमको जो समझाएंगे उन बातों को बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। पहले तो एक फैक्ट याद करो जल्दी, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईस्वी पूर्व में। कौन शुरू किया? विक्रमादित्य। किस उपलक्ष्य में? शकों को हराने के उपलक्ष्य में। बताओ शक संवत कौन शुरू किया? कनिष्क। कब शुरू किया? 78। किस उपलक्ष्य में? कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शुरू किया। गुप्त संवत कौन शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम। कब शुरू किया? 319। किस खुशी में? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। हिजरी संवत कब हुआ? 622। ये क्यों शुरू हुआ? तो मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा में। और मुस्लिम कैलेंडर हिजरी संवत पर आधारित। मुस्लिम कैलेंडर में 4 का हिसाब किताब नहीं, हिंदू कैलेंडर में है, कुछ वर्षों के बाद मलमास लगेगा, फलाना लगेगा, लेकिन मुस्लिम कैलेंडर में वो 1/4 के हिसाब किताब नहीं। इसीलिए मुस्लिम कैलेंडर में तुम देखोगे कि वो कैलेंडर से मौसम बदलते रहे। उनका कभी रोजा गर्मी के दिन में पड़ जाएगा, कभी बरसात में, कभी ठंडा, क्योंकि उनका कैलेंडर में 1/4 बैलेंस नहीं है, तो हर साल भागते जाएगा। कहेंगे इस साल एकदम गर्मी में पड़ गया, तो अगला साल थोड़ा गर्मी, फिर कुछ दिन भागेगा, कुछ दिन फिर भागेगा, और तब होगा कि हाँ अब ठंडा में पड़ गया। हिंदू धर्म में लगभग फिक्स रहेगा कि कार्तिक में दिवाली और छठ है तो छठ में स्वेटर निकल जाएगा, क्योंकि कैलेंडर उस टाइप का मेंटेन किया हुआ है कि आपका एक लगभग बैलेंस रहेगा कि दशहरा में ऐसा है तो वैसा ही रहेगा। तो जिसमें 1/4 का बैलेंस है उसमें वैसा ही रहेगा, नहीं बैलेंस है तो उलट पुलट होते रहेगा। तो पहले ये बताओ, इतना संवत दिमाग में आया है सबका? तो पहले लास्ट बार, अब हम आपको कहें विक्रम संवत, जल्दी बोलो, शुरू कौन किया? विक्रमादित्य। किस खुशी में? शकों को पराजित करने की खुशी में। कब? 57 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी। कौन शुरू किए? कनिष्क, राज्याभिषेक में। गुप्त संवत 319। कौन शुरू किए? चंद्रगुप्त प्रथम। किस खुशी में? राज्याभिषेक में। 622 हिजरी संवत। कौन शुरू किए? मुस्लिम धर्म के लोग, और मक्का से मदीना यात्रा में। इतनी बात एकदम क्लियर है सब? अब जल्दी से आपको बताना है, हम एक कैलेंडर बना रहे हैं जीरो, और मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, यहाँ पे 3 है, तो ये मान लो 4 है, 5 है, ये इधर से हम लोग का क्या है? बीसी, और यहाँ से क्या है? एडी। अब आपको कहें 3 बीसी से 5 एडी में कितने साल का अंतर है? 8 साल के 2 साल। 3 बीसी से 5 एडी में कितने साल का अंतर? 8 साल। कितने को 8 साल लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। 2 साल कितने को लग रहा है? इतना नालायक कोई नहीं ना। अरे तुमको अपने से चलना है। 3 बीसी मने यहां, और 5 एडी मने यहां। तो बताओ 3 साल तो इधर होगी और 5 साल इधर हो गया, तो 5 और 3 8 साल, तो अंतर 8 साल हो गया। तो बीसी एडी रहेगा तो दोनों को जोड़ दे। अभी देख लें, खड़ा हो, कोई नहीं बोलना, इसको बीच में पार नहीं लगाना। 6 एडी से 12 एडी में कितना साल के अंतर है? 18 की 22 की 6 की 24। 6 एडी से 12 एडी में कितना साल के अंतर है? 16। ये कौन मैथ हो रही, ये कौन टेक्निक से रे? 18। हाँ बहुत बढ़िया, ये देखो ठीक है, बैठ जाओ। तुम बोलो 6 साल, उससे सीखो। बोलो बगल में 6 साल। तुम्हारा बुद्धि जो है, दिमाग लगाओ। क्या लिखा हुआ है? एडी, तो 6 एडी यहाँ है। ई क्या लिखा हुआ है? एडी, तो 12 एडी यहाँ है। दोनों एडी इधर ही है, तो 12 में से 6 गया तो 6 साल के अंदर। एक बार कौआ उड़ तो भैंसा उड़ होगा, इनमें बीसी ना लिखा हुआ है रे।
तो बीसी रहेगा, ये देखा कि वो इसमें जोड़ दिए तो हमारा 12 6 18। एडी एडी रहेगा तो घटाएंगे, बीसी एडी रहेगा तो जोड़ेंगे। तो बता दो, लास्ट करो, गड़बड़ नहीं करना। 5 बीसी से 3 बीसी में कितना साल का गैप है? 2 साल। वेरी गुड, दोनों ही बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, तो 5 से 3 में कितना साल का गैप है? 2 साल। एकदम सही। तो अब पहले ये बताओ, इंटरवल तो समझ में आ रहा है सबको ना? अब क्वेश्चन राउंड चलेगा, तो पहले आप हेडिंग दे दो, इतना लिखो, धीरे धीरे क्वेश्चन राउंड, तब हम लोग समझेंगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए संवत, नीचे लिख दो संवत, संवत, हेडिंग संवत, नीचे डैश देके लिखो संवत का अर्थ वर्ष होता है। संवत का अर्थ वर्ष होता है। संवत का अर्थ वर्ष होता है। संवत का अर्थ वर्ष होता है, वर्ष होता है, लिखा गया सबसे। नीचे लिख दीजिए ईसा संवत, ईसा संवत, ईसा संवत। लिख दीजिए ईसा के जन्म से संबंधित है। ईसा के जन्म से संबंधित है। नीचे लिख दो एडी। एडी आपसे पूछा जाएगा, एडी का पूरा नाम है, चॉइस है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ होगा नहीं, डी से क्या होता है? डेथ। डोमिनी, एडी डैश के लिख दो एनो डोमिनी। एडी का पूरा नाम क्या हो गया? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब बोलो, हिंदी बोल। क्या? ईसा के बात करता है रे। हाँ, ईसा के शताब्दी में, ईसा के शताब्दी में, एनो डोमिनी का मतलब है ईसा के शताब्दी में, कि हम लोग ईसा के वर्ष में चल रहे हैं, उसको हम लोग एडी कहते। और बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। इसी को ईसवी पूर्व के नाम से जानते हैं। तो जब हम बीसी कहेंगे तो आप समझ लेना कि वो बीसी का मतलब हो गया कि इसमें बिफोर क्राइस्ट है, ईसवी पूर्व की बात चल रहा है। और एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, इसका मतलब ईसा के शताब्दी में चल रहा है। बोलो जी, क्लियर है सबका? और इसमें हम लोग ईसा के जन्म, अभी जो हम लोग 2023 बोले, उस शक संवत की ईसा संवत, ईसा संवत बोले। हम लोग जो अभी चल रहे हैं वो कौन संवत है? ईसा संवत। इसीलिए 1 जनवरी मना रहे हैं, ईसा संवत के अनुसार मना। तो हम लोग का जो भी चीज चल रहा है वो इसके अनुसार से चल रहा है। नीचे लिख दीजिए हेडिंग विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। नीचे डैश पे लिख दीजिए। सारे बच्चे बताओ विक्रम संवत का मतलब क्या समझा? राजा कौन था? विक्रमादित्य। और क्या किया उसने? शकों को हराया। कब? 57 बीसी में कि एडी में? बीसी में। तो लिखिए डैश देके लिखिए विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुआ। विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुआ, 57 बीसी में हुआ। नीचे डैश देके लिख दो राजा विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत किया। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत किया। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत किया। नीचे डैश देखे, क्या विक्रमादित्य का राज्याभिषेक था? नहीं। किस खुशी में? शकों को हराया। नीचे डैश देके लिखो विक्रमादित्य ने शक
शासक को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने शक शासक को हराने के उपलक्ष्य में शासक को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया। शक शासक को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया। हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया। चलिए नीचे लिख दीजिए शक संवत, नीचे लिख दें शक संवत। शक संवत जल्दी से 3 बात बताएंगे सबको क्लियर। शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी। कौन प्रारंभ किया? गणेश। किस खुशी में? राज्याभिषेक की खुशी में। तुमको जान के देगा, देखो क्वेश्चन देगा, विक्रम संवत से संबंधित कथन में गलत है। चॉइस ए, इसे 57 ईस्वी पूर्व में शुरू किया। बी, इसे विक्रमादित्य ने अपने राज्याभिषेक में प्रारंभ किया। गलत हो जाएगा, इसीलिए तुमको ये बात लिखा रहा है कि कब कौन शुरू हुआ, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो नीचे लिख दीजिए शक संवत देश देके 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। बोलो इसमें ईस्वी पूर्व है कि ईस्वी है? ईस्वी है, एडी है। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। नीचे डैश देखे शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया। शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया। शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया। नीचे डैश देखे कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किया गया। कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किया गया। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किया गया। चलो नीचे लिखो गुप्त संवत। नीचे लिखिए गुप्त संवत। जल्दी बताओ गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 319। कौन शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम। किस उपलक्ष्य में? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। नीचे डैश देके चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। गुप्त संवत प्रारंभ किया। नीचे डैश देके लिख दीजिए चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दो हिजरी संवत। हिजरी संवत। बोलो हिजरी संवत कब शुरू है? 622। तो नीचे डैश तक लिख दो 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। छह सौ 22 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखो हिजरी संवत मुस्लिम ब्रैकेट में इस्लाम
हिजरी संवत, मुस्लिम ब्रैकेट में इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम का कैलेंडर आधारित है। हिजरी संवत पर मुस्लिम ब्रैकेट में इस्लाम धर्म का कैलेंडर आधारित है। इस्लाम धर्म का कैलेंडर आधारित है। बोलो, हिजरी संवत शुरू हुआ मोहम्मद साहब के जन्म से कि मृत्यु से? मक्का मदीना, जन्म मृत्यु मत करना, तो लैस के लिख दीजिए मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा में, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। मक्का से मदीना यात्रा में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। मक्का से मदीना यात्रा में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। चलिए बोर्ड पर सब लोग ध्यान दो। सभी बच्चे को खूब बढ़िया से सुनना है। पहले एक लाइन बढ़िया से सुनोगे। ये बताओ, ठीक 0 है तो 0 से इस साइड में क्या होगा? बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इस साइड में क्या होगा? एडी। ये बीसी और एडी तो लाइन क्लियर है सबका। अब हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसी में 1 2 3 सब है, लेकिन जब 57 बीसी है, 57 ईस्वी पूर्व है, तो यहां पर एक घटना घटित होता है, विक्रम संवत प्रारंभ होता है। बोलो, ये लाइन तो क्लियर है सबका। जब हम लोग यहां से 1 2 3 करते हैं तो इसी में 78 ईस्वी है, जहां पर शक संवत प्रारंभ होता है। इसी से आगे बढ़े 319 ईस्वी है, जहां पर गुप्त संवत प्रारंभ होता है। इसी में 622 ईस्वी है, जहां पे हिजरी संवत प्रारंभ होता है। अब तो बताओ, ई लाइन तो सब बच्चे का क्लियर है। अब बोलो, क्वेश्चन परीक्षा में देखो कैसे आएगा, खूब बढ़िया से समझना। विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितना साल का अंतर? तो इसके लिए 78 में 57 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे ना। इधर से 57 और इधर से 78, तो 78 और 57 जोड़ देंगे तो बोलो कितना हो गया? 135 साल का अंतर है। आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबका। इसी में देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लो कि अभी वर्ष हमारा 2023 चल रहा है, तो 23 कब चल रहा है? जब 0 यहां माने थे। अगर 0 यहां मानते, विक्रम संवत के अनुसार चलते, तो अभी कौन साल चलता? तो बोलो, 2023 तब चला है जब 0 यहां। अगर 0 यहां होता विक्रम संवत में, तो बोलो इस 57 घटता कि जुटता? अगर हम इस कैलेंडर को रखते, यहां 0 करते, तो 57 जुटता, और इसीलिए 2080 विक्रम संवत 2080। अब बताओ, किसी लड़के का डेट ऑफ बर्थ मान लो कि यहां 2001 है, और तुमसे कोई पूछे कि कब के जन्म है बाबू, तो तुम इसमें 57 जोड़े हुए है और कह रहा है कि विक्रम संवत 2058 में मेरा जन्म। सिर खुजला रहा है कि 2058 आया है अभी। कहना कि हिस्ट्री आपको आता ही नहीं। हम क्या बोले? विक्रम संवत 2058, बाकी जोड़ घटाव करते रहिए। आता है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, नहीं आता है आराम कीजिए। तो अब बताओ, विक्रम संवत क्लियर है सबका। हम लोग का जो कैलेंडर है हिंदू धर्म का, वो शक संवत पर आधारित है। ये चैत बैसाख जेठ आषाढ़ जो देख रहे हो ना, शक संवत। इसीलिए अब तुम ही बताओ, शक संवत के अनुसार से 0 यहां, तो 78 साल पहले 0 हो चुका था ईसा। तो बोलो 2023 में शक संवत के लिए अगर हम निकालेंगे तो 78 जुटेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो 78 इसमें घटा दोगे तो ये हमारा कितना हो गया? बोलिए जल्दी। 5 4 19, 1945। अब तुम कहीं कहीं व्हाट्सएप पर देखना, लिखा रहेगा शक संवत 1945, विक्रम संवत इतना। कहना कि हमको भी अब निकालने आ गया। जोड़ देगा सब ना। अब किसी बच्चे के 2001 में जन्म है, 78 साल इसमें घटा दोगे
तो बोलो इसमें 3 और 2 और 19। कोई पूछे डेट ऑफ बर्थ, कहना शक संवत 1923 में मेरा जन्म। अब वो तो बेचारा सोचेगा इतना पुराना आदमी कैसे 1923 बोल रहा है। तो इस शक संवत ना है, उसमें 78 जोड़ेंगे तब हम ईसा संवत में पहुंचे। अब बताओ हम लोग को गुप्त संवत निकालना होगा तो 319 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बोलो घटाएंगे। हिजरी संवत निकालना होगा, घटाएंगे। विक्रम संवत जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे। तो अब बताओ तुम किसी भी डेट पूछे, अब तुमसे हम कहें कि ईसा का वर्ष चल रहा है 2014, तो शक संवत के अनुसार होगा। तो बोलो इसमें 78 घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। बोलो विक्रम संवत के अनुसार होगा, 57 जुटेगा। तो अब इस पर तुमको 2-3 क्वेश्चन देंगे तो नहीं बना देगा? पहले जल्दी से वाला लाइन बढ़िया से बनाओ। ई मेन सीखना है रे। पहले वाला जो है वो रटंतु वाला है, वो रटंतु सबके याद रहता है। यहाँ वाला फेज नहीं चलेगा तो फिर समझंतु नहीं बनेगा। उतार दिया सब कोई? चलिए नीचे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका बेस बढ़िया हो जाएगा। नीचे लिखिए, लिखिए विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतराल है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतराल है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतराल है? कितने वर्ष का अंतराल है? जल्दी आंसर कर दो। तो सारे बच्चे समझ गए हो, शक संवत 78 और विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व है। तो हम लोग 78 में 57 घटाएंगे कि जोड़ देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो गया? 135 वर्ष। नहीं समझे बात? क्वेश्चन लिखो, लिखिए ईसा संवत 2023, ईसा संवत 2023, ईसा संवत 2023 में शक संवत क्या होगा? ईसा संवत 2023 में शक संवत क्या होगा? ईसा संवत 2023 में शक संवत क्या होगा? सारे बच्चे बताओ। 2023 ईसा संवत है ना? हमको निकालना कौन संवत है? शक। तो शक यहां 0 कहता है, ईसा यहां 0 कहता है। तो मार्जिन कै साल का है? 78। ये 78 साल पहले है। तो हम लोग को इसको निकालने के लिए 78 जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। तो इसलिए 78 घटा दे। कितना आ गया? 1945 आंसर हो। अब ऐसे दे रहा है ना क्वेश्चन, देखो जान के क्या करेगा, बुद्धि चेक करेगा। कहेगा बताओ भारत की आजादी शक संवत हुआ था? चॉइस है 1947। अब लड़के क्या है, भारत की आजादी शक संवत में हुआ था क्वेश्चन, तो शक संवत तू घरे आके पढ़ेगा।
और वहां बड़ा प्रसन्न होगा कि लड़ गई आजादी पूछा था 1947। ये एकदम चटनी क्वेश्चन, चटनी था। भारत की आजादी 1947 शक समझ पूछा तो 78 घटा के ना चलेगा जी। अब जो घटाया होगा, अब बताओ इसको जो घटाएगा कितना है? ये 9, आई बोलो जल्दी से, 6, और ये बोलो 8। अब चॉइस ए में 1869 है। लड़का कभी नहीं मारेगा कि ये आजादी तो होने का बात ही नहीं, 47 देख के प्रसन्न हो जाएगा। तो अब बताओ तुमको बीच में ही जो घुमाव फिराव होगा तो डेट क्लियर हो गया सबका ना। एक क्वेश्चन लास्ट, तब कैलेंडर क्लियर। सब एक बार एकदम चलना है, तब तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। अलग अलग लेसन में पढ़ता कि शक संवत और विक्रम संवत, मिलाने वाला क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसलिए तुमको एक बार कैलेंडर से पढ़ाई शुरू किए। तुम्हारा नीचे लिखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन दो संवत के बीच, निम्नलिखित में किन दो संवत के बीच, निम्नलिखित में किन दो संवत के बीच सबसे अधिक अंतर होगा? निम्नलिखित में किन दो संवत के बीच सबसे अधिक अंतर होगा? चॉइस ए, चॉइस है, चॉइस ए गुप्त संवत और विक्रम संवत, गुप्त संवत और विक्रम संवत। चॉइस बी गुप्त संवत और शक संवत, गुप्त संवत और शक संवत। चॉइस सी हिजरी संवत और गुप्त संवत, हिजरी संवत और गुप्त संवत, हिजरी संवत और गुप्त संवत। और चॉइस डी शक संवत और विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत। समझ ही रहो, परीक्षा में दे देगा तो अच्छा अच्छा लड़का दिमाग ठंडाल रहेगा। जब तक तुम इसको बेसिक नहीं पढ़े हो नहीं बनेगा। अब तुमको बताना, 1 मिनट का हम समय दे दिए, तुम चोरी कर लो, चिट्टा लगा लो, सही करो। बोलो, बना दिया? कितने बच्चे को ए लग रहा है? ए में क्या है बोलो? गुप्त और विक्रम। तो 319 में 57 जुट जाएगा, जुटेगा ना जी? बोलो 376 साल ए में। बी पढ़ो, गुप्त और शक, गुप्त और शक। तो 319 में 78 जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। तो बोलो, ये तुमको इससे ज्यादा नजर आ रहा है रे? बी में हाथ उठा रहा नालायक। सी बोलो हिजरी और गुप्त। 622 में 319 जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। बोलो 3, यहाँ 1 सॉरी 0 हो जाएगा ना, और 3 330 ज्यादा है? ये ज्यादा है इससे जी? नहीं। अगला है शक विक्रम, ये तो अभी हम लोग देखे कम है। तो सही आंसर कौन हो गया? ए। एक को लोग ए में नहीं था, था तो हल्ला किया सब B80 में। अच्छा फिर दे दें कर, सीख गया है ना? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन तो वही रहता है, शक संवत होगा, विक्रम संवत होगा, लेकिन बुद्धि रेंज का होगा कि हाँ बच्चों के अंदर बुद्धि है कि नहीं। रटंत वाले लोग वो छोटे एग्जाम होते हैं। तो अब बताओ, यहां से क्लियर मान लिया जाए सबको। अब सबसे महत्वपूर्ण, अब यहां से इतिहास की शुरुआत होगी। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राचीन भारत, एक का नाम क्या है? प्राचीन भारत। दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरे को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। ध्यान दीजिए, तो इतिहास के 3 फेज हैं। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत, दूसरा का नाम मध्यकालीन भारत, और तीसरा का नाम आधुनिक भारत। ये 3 फेज आपको खूब बढ़िया से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख दीजिए, भारत के इतिहास, ऊपर हेडिंग दे दो,
भारत के इतिहास के 3 भाग हैं। भारत के इतिहास के 3 भाग हैं। भारत के इतिहास के 3 भाग हैं। चलिए, क में लिख दो प्राचीन भारत, क में प्राचीन भारत, ख मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और ग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत समझना है, सारे बच्चे खूब बढ़िया से सुनोगे। ये 3 जो फेज देख रहे हो, तो हमने पहले भी बताया है कि कोई घंटी नहीं है कि मारे टनाक तो प्राचीन से मेडाइवल हो। हम लोगों के पिछले क्लास में सुना हुआ है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, याद है सबको। जहां से परिवर्तन शुरू हो गया उसको हम लोग अलग फेज में मान लिए। प्राचीन भारत कंप्लीट हिंदू धर्म का शासन। प्राचीन में कहीं कोई मुस्लिम नहीं है, न कोई मुस्लिम आक्रमण है और न कोई मुस्लिम शासक। तो इसीलिए ये हिंदू धर्म के कल्चर से जितना चला उसको हम प्राचीन कहते हैं। जहां से शासन पद्धति में सामंतवादी सिस्टम शुरू हो गया तो वो पूर्व मध्यकाल है, उसको राजपूत काल कहते। और जहां से मुस्लिम आए तो फिर वो मध्यकाल उत्तर मध्यकाल है, और ये पूरा राजपूत काल और इस्लाम का फेज मध्यकालीन भारत। यहां से हम लोग का रहन सहन सब डिजाइन बदल गया। मुस्लिम आए तो भले तुमको पता ना चले, घर बनाने का डिजाइन बदल गया, रहने का डिजाइन बदल गया, सब स्ट्रक्चर बदल गए। हिंदू धर्म के मकान में डोर लेवल और छज्जा होते, यहां देखना दरवाजा में डोर लेवल ढला है। मुस्लिम धर्म के निर्माण में डोर लेवल नहीं होते हैं, मेहराव होते हैं ऐसे वाला। दरवाजा पर ऐसे बनल है, डोर लेवल नहीं ढालल, तो समझ लेना कि इस्लामिक शैली है, उसमें छज्जा नहीं रहे। अब कई लोग को ये सब पता नहीं है। अब हिंदू को मुस्लिम वाला डिजाइन पसंद आ गया कि अरे उसका मकान बड़ा सुंदर लग रहा है, तो खिड़की में वो मार दिया इसे। उसको लगा कि उसका वाला अच्छा है तो वो मार दिया ऐसे। तो इंडिया में देखो हर चीज एक दूसरे को प्रभावित कर दी। हिंदू में अब कोई बड़े हैं तो उनके लिए विशेष सिस्टम है, विशेष पद। मुस्लिम में सब बराबर होते। मुस्लिम में राष्ट्रपति भी नमाज पढ़ने आएंगे तो वहीं पढ़ेंगे जहां एक भिखारी पढ़ रहा है, स्टेज नहीं बने। हिंदू धर्म में स्टेज से पता चलता है कितना बड़ा साधु। हम लोग चौकी पर कोई प्रवचन दे रहे हैं तो ऐसे सोचते हैं कि चौकी वाला है, तब ऐसे ही कर रहा हो। थोड़ा हाई फाई बड़ा पंडाल है तो कहे कि 2 मिनट सुन लो, इतना भयंकर साधु लगता है, बड़े लग रहा है। तो व्यवस्थाओं से यहाँ देखो बड़ा नजर आ रहा है, तो दोनों में अंतर है। अब इनका और उनका शैली में तुम देखोगे अंतर है। अब हिंदू धर्म में ही देखो ना, तुम शादी विवाह में देखे होगे मुस्लिम में समानता है, सब एक लेवल पर बैठेंगे। तो हिंदू धर्म में भी क्या किया जाएगा, बारात आएगा तो सबको बराबर एक ही समियाना लगा के बैठा देगा। केवल जो दुल्हा है ऊपर में वो खाली चांदनी खींच देगा कि थोड़ा पता लगे कि विशेष है, लेवल लेकिन एक ही रहे। ई वाला शैली समझोगे तो तुमको समझना है कि वो इस्लामिक शैली से इसको लिया गया। तो कई जगह सब मिक्सअप है। तो ये मिक्सअप वाला हम लोग कहां चलेंगे, मध्यकालीन। और यहीं से अंग्रेज आ गए तो वो और डिजाइन बदल दिए। हमारे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक, राजनीतिक, सब भोजन पाती सब बदल दी। तो यहां से जो बदल दिए तो उसको हम लोग आधुनिक मानते हैं। तो डेट की अगर बात करें तो बढ़िया से डेट पर समझिए। हम लोगों का जहां से मेन यहां एक फेज है 647 ईस्वी, एक बहुत बड़ी घटना घटती है। क्या, तो भारत का एक मेन अंतिम समझ लो हिंदू राजा है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की मृत्यु कब है, 647। तो प्रारंभ से लेकर के 647 तक के फेज को प्राचीन भारत कहते हैं। और 647 के बाद ये 650 से लेकर के 1757 तक हम लोग जो फेज रखेंगे इस मध्यकालीन कहते। और 1757 से 1947 तक हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत आज भी, लेकिन सिलेबस में हम लोग का पढ़ना कहां तक है, 1947। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो उसमें
जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु तक पढ़ना है, और नेहरू की मृत्यु कब है? 1964। तो यूपीएससी में हिस्ट्री 1964 तक पढ़ना है, बीपीएससी में हिस्ट्री, दरोगा में हिस्ट्री, सीडीपीओ में हिस्ट्री 1947 तक पढ़ना। तो हम लोग 1947 जैसे ही भारत स्वतंत्र, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझोगे, हम लोग के पास जो फेज आया, प्राचीन भारत कब से कब तक है? शुरुआत से लेकर के ईस्वी पूर्व से ही चलेगा, और वहां से लेकर के 647 तक, ये 40,000 ईस्वी पूर्व समझ सकते हो। 40,000 ईस्वी पूर्व में पहली बार धरती पर समझदार मानव आए। उसके पहले बंदर है, तो बंदर की कहानी नहीं पढ़े। आदमी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास समझना होगा कि पहले धरती पर आदमी आया, बड़ा कि छोटा बच्चा आया? पहले कौन आया होगा? बड़ा। बिना छोटा बच्चा से बड़ा कैसे होगा रे? अच्छा, पहले गुरु की पहले शिक्षक कौन आए होंगे धरती पर? पहले कौन आया? पहले गुरु जी की पहले विद्यार्थी? बिना गुरु जी का विद्यार्थी कैसे होगा? पहले कौन आया होंगे? पहले विद्यार्थी आया होगा। अच्छा ठीक, तो बात समझो, ये तुम लोग बचपन से क्वेश्चन सुना है, पहले मुर्गी की अंडा, ये तुम लोग बहुत बार सुना है। तो आपको समझना है इसका आंसर है कि नहीं है, ये नहीं कहना कि नहीं। पहले मुर्गी की अंडा, तो धर्म कहता है कि पहले मुर्गा मुर्गी, दो को ईश्वर ने बनाया भेजा, फिर आगे जीवन कंटिन्यू। पहले छोटा बच्चा की बड़ा आदमी, धर्म कहता है कि पहले बड़ा आदमी आदम और ईव को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया और धरती पर भेजा, सब उसके संतान। धर्म के अनुसार से पहले बड़ा होता है, फिर वहां से सिस्टम चलता है। लेकिन डार्विन ने कहा कि सब गलत। उसने एक विकासवादी थ्योरी दिया कि धीरे धीरे क्रम से डेवलप किया है। पहले अंडा आया है, और तब अंडा से डेवलप, अंडा भी ये नहीं कि पहले डायरेक्ट कठोर अंडा है कि छीलना पड़े, मुलायम अंडा है। उस अंडा में कवच टाइट नहीं है, जैसे मछली की अंडा देखोगे। मछली का अंडा, जो मछली खाते हो तो कहेगा अंदर अंडा है, तो उसको भी बेसन में लपेट के बिना ऐसे ही खा जाता है, ये छानो आप मार देते हैं। तो क्या मछली के अंडा बैठ के छिलता है? नहीं। तो पृथ्वी पर पहले वैसा ही अंडा है। धीरे 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 विकास की प्रक्रिया है, और बंदर से धीरे धीरे आदमी का डेवलपमेंट है। तो इस 40,000 ईस्वी पूर्व में पहली बार समझदार मानव आया, जिसको होमोसेपियंस का। और समझदार का मतलब है कि अब वो कुछ कुछ खोज कर रहा, अब वो जहां बैठ रहा है चित्र बना रहा है। आदमी है तो चित्र बनाएगा, जहां बैठ जाएगा कुछ नहीं समझ में आएगा तो ऐसे ही उल्टे पुल्टे बनाएगा, लेकिन बनाएगा वो, क्योंकि समझदार है। कुत्ते बिल्ली कभी सुने हो कि बैठा है तो कुत्ता को फोटो बना दिया है? वो चित्र नहीं बना सकता, समझदारी नहीं है। तो यहां से लेके 647 तक प्राचीन भारत है। 647, 48, 50 मान लो, यहां से लेके 1200 ईस्वी तक राजपूत फेज है। 1206 के बाद जो फेज है, ये पूरे सल्तनत काल और मुगल काल है। और 1757 से 1947 ये पूरे आधुनिक भारत। एक अच्छी बात आपको हम समझाए हैं कि डेट का नाम हिस्ट्री नहीं है। डेट नहीं है लिखो तो टेंशन फ्री। तुम लोग दिक्कत क्या है ना, बगलवा में ये वाला लिख के या बैठ के झांक मारते रहता है, ये याद ही नहीं हो रहा। लिखो ही नहीं, इसका जरूरत भी नहीं, वो ऑटोमेटिक पढ़ते क्रम में धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहले ये बताओ, हिस्ट्री का तीनों फेज लिख दिया सब कोई। अब हम लोग शुरू कहां से करेंगे? प्राचीन भारत। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, प्राचीन भारत। डेट का कोई आवश्यकता नहीं, अपने सब पढ़ोगे तो आ जाएगा। हर्षवर्धन मरेगा तो कहोगे जी समझ गए, यहां तक आ गया। लिख हुक के जो है ना, टेंशन मत लो, उतने लिखो जो पच जाए। चलिए, प्राचीन भारत लिखा गया सबसे। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे पहले देखो किसका ठीक होगा? जो लड़के का सिलेबस ठीक हो। दुखद बात है कि हिस्ट्री ठीक क्यों नहीं है? कौन लेसन पढ़ना है पते नहीं, तो क्या ठीक होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। एकदम लिंक चैन चलना चाहिए। लेसन बोले तो समझ जाओ कि पिछला कौन था, अगला कौन हो, इतना कंटिन्यूटी चाहिए। और अभी हम जस्ट समझा रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण माने क्या होता है? पत्थर। पाषाण माने क्या है? पत्थर। और तब हम लोग यहां से सीधे चलेंगे हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता के बाद तब सीधे चलेंगे ऋग वैदिक। ऋग वैदिक, ऋग वैदिक के बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद काल, महाजनपद के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। अब खूब बढ़िया से सुनिए, जिन बच्चों को एकदम ध्यान देना है, पहले तो हम 3 बार बोलेंगे, सिलेबस एकदम क्लियर चाहिए। पहले एकदम आराम है, पाषाण और हड़प्पा। देखो, पाषाण और हड़प्पा दो दिमाग में सेट हो गया, पाषाण हड़प्पा। इसके बाद सीधा सीधा सेट करो यहां तक, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। बोलो पहले, पाषाण हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, और तब एक के बार मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। खत्म हो, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, यही एंशियंट। अब जो लड़का इस पर पूरा खेलकूद कर रहा, तुमसे पूछेंगे कब राजा की स्थिति अच्छी हुई, कब खराब हुई, तो चैप्टरे नहीं पता रहेगा तो तुम कहां खराब अच्छा करेगा। पहले तो चैप्टर एकदम क्लियर चाहिए। जब हम बोलेंगे मौर्य, तो कहना इसके पहले था महाजनपद, आगे मौर्योत्तर हो। तो अब लास्ट बार 2 बार बोलेंगे, एकदम टावर धर लेना चाहिए। पाषाण हड़प्पा, पाषाण हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। हमें लगता है कि अब आप लोग का टावर धर लिया है। क्या पकड़ा है जी? पाषाण, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। चैप्टर एकदम क्लियर है सबका? लास्ट एक बार और, हमको 90% क्लास में याद चाहिए। तुम लोग को घर में छुट्टी कहाँ है, बिजी आदमी सब है। यहाँ लगभग लगभग ठीक है, फिर लिख लोगे तो घर में भी धीरे धीरे थोड़ा भी देखेगा तो इसमें कोई बच्चा जो बैठा है वो तेज हो जाएगा। धीरे धीरे तुमको लगने लगेगा कि सर एकदम क्वेश्चन नहीं छूटता है, सब बनता है। उसके लिए शर्त एक ही है, 0 लेवल से क्लास चल रहा है, पकड़ो। भाग्यशाली हो कि 0 लेवल का क्लास तुमको फिर 0 से मिल गया। तो तुम्हारा ड्यूटी है कि अब मौका छूटे नहीं, एकदम कंटिन्यूटी बनाए रख। तो लास्ट बार सुन ले, पाषाण हड़प्पा, पाषाण हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। अब पूछा जाए, चलो तुम सुनाओ। इसको पर्दा लगा देते हैं, बोलो बोलो, ले ले। तुम क्या सोच रहा था कि देख के पढ़ेंगे? पाषाण, कोई नहीं बोलना। पाषाण काल, तो हम बोलेंगे तो पीछे से तुम बोलेगा। पाषाण के बाद बोल, एक बार देख ले, लास्ट दर्शन कर ले, देख देख ले एक बार, देख ले, अंतिम दर्शन हो जाएगा। दिमाग में बैठा है सब करे? पाषाण हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। चलो बोलो। पाषाण हड़प्पा, हाँ, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। बैठ जाइए। क्या चैप्टर क्लियर है सबका ना? जल्दी से लिख दो एंशिएंट का पाठ्यक्रम। अब देखो एकदम ठीक ठाक चल रहा है, धीरे धीरे पाषाण शुरू करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर होगा टिक लगाते चलोगे, लगेगा कि वाह, हिस्ट्री एकदम बहुत बढ़िया हमारा होते जा रहा है।
लिखा गया सबसे, पाषाण काल, हड़प्पा, फिर इसके बाद हो गया ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, तब कौन हो गया? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। लिख दिया सबको ना? चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए पाषाण काल, नीचे हेडिंग दे दीजिए पाषाण काल। पाषाण काल, चलिए खूब बढ़िया से समझे। अब देखो बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो, बस ये स्टेप को बस मेंटेन रखना है। जो लिखा है लगभग चीज याद, अगला दिन पूछे तो एकदम टनाटन बजो कि हाँ सर एकदम याद, तो धीरे धीरे एकदम आ जाएगा स्टेप सही। हिस्ट्री से एक बार 2 लेसन खत्म होते होते इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ गया तो कोई विषय हल्का हो जाएगा। इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट कब नहीं आएगा? जब ना लेसन पता है, ना और पता है, ना छोड़ पता है, पढ़े जा रहे हो तो लगेगा आओ पता ना कितना लेसन है। परेशान तब ना होता है आदमी, तुमको ऐसे लगेगा कि वो ही चल रहा है तो इतना और है, बस निकल गया, कंप्लीट हो गया मेरा। अब ध्यान से सुनेंगे। देखो सबसे पहले मनुष्य क्या किया? पत्थर का प्रयोग किया, इसीलिए इसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पत्थर के बाद तब मनुष्य पहली बार धातु के रूप में तांबा का प्रयोग किया। खूब बढ़िया से सुनते जाना। धातु में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मानव ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। इसीलिए हिंदू धर्म में तांबा को पवित्र माना जाता है, और आज भी तांबा के बर्तन में जल चढ़ाई तो ज्यादा फायदा मानते हैं। देखता है पूजा पाठ में अगर तांबा है तो समझते हैं कि ना बहुत बढ़िया, क्यों? पहली बार मानव ने उसी का प्रयोग किया। धीरे धीरे तांबा में एक नई टेक्नोलॉजी लोगों ने लाया, तांबा में टीना मिलाया और नया चीज बनाया जिसका नाम था कांसा। और कांसा पहला मिश्र धातु। क्वेश्चन आएगा मानव ने पहला किस मिश्र धातु का प्रयोग किया? कांसा। पहला किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। अब ध्यान दीजिए, यहां के बाद तब अंतिम में मानव ने लोहा का प्रयोग किया। ये देखो एक स्टेप है, दिमाग में आपका बैठना चाहिए। जिस समय मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया उस समय कोई धातु इसके पास नहीं था, तो इस काल को ही हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जब मनुष्य ने तांबा का खोज किया तो ऐसा नहीं था कि केवल तांबा उसने प्रयोग किया, तांबा पत्थर मिला दिया, तो इसको ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल, इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्टोन एज, और ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में कहते हैं कैल्कोलिथिक। तो जान के ताम्र पाषाण नहीं देके ऐसे कैल्कोलिथिक दे देगा, हो सकता है हम कैल्कोलिथिक करें वो चैल्कोलिथिक कर। प्रोनाउंसिएशन पर है, सीएच से जो पढ़े तो कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक करेंगे तो समझ लेना कि कौन काल है? ताम्र पाषाण। जिस समय कांसा आया उसको हम लोग कांस्य युगीन कहते हैं, एक कांसा का युग है। और जिस समय लोहा आया इसको लौह युगीन कहते हैं। देखो मनुष्य का पूरा स्टेप ही इसी पर आधारित है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उन प्रश्नों पर पहले ध्यान दो। तुमसे कहेगा कि बताओ पहली बार गांव किस समय बना होगा? गांव, आदमी एक जगह रहना शुरू किया होगा, पहली बार गांव बना होगा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, कांस्य युगीन में, लौह युगीन। अच्छा मारो लॉटरी, मारो लॉटरी मारने में क्या जाता है? पहली बार गांव बना होगा लौह युगीन। अच्छा पहली बार शहर बना होगा? तुम लोग खाली लौह युगीन क्या मार रहा है? अच्छा पहले बोल, पहली बार गांव बना होगा, हाथ उठाएगा। कितने लोग को लग रहा है पाषाण काल में पहली बार गांव बना होगा? पाषाण काल में गांव बना होगा। कितने को लग रहा है ताम्र पाषाण काल में गांव बना होगा? वेरी गुड। कितने को लग रहा है कांस्य युग में गांव बना होगा? और कितने को लग रहा है लौह युग में गांव बना होगा? वाह बहादुर, बहुत सुंदर। पहली बार शहर बना होगा, कितने को लग रहा है पाषाण काल में पहली बार शहर बना होगा? पत्थर के काल में शहर बनेगा नहीं। कितने को लग रहा है ताम्र पाषाण काल में शहर बना होगा? अच्छा है। और कांस्य युग में शहर बना होगा? अच्छा। और लौह युग में शहर बना होगा?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो अब ठीक से, यही समझना है। धीरे धीरे सब फेज आते जाएगा, जो चैप्टर लिखे हो जोड़ना है तुमको। आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहर है और हड़प्पा में कांसे की नर्तकी मिली, यानी हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और जब कांसा मिल गया तो ये भारत का पहला शहर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला शहर किस युग में था? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता पहला शहर। अब बताओ, यहाँ पहला शहर है तो गांव पहला, चलिए बोलो। तो ताम्र पाषाण में पहला गांव डेवलप किया है। इसके पहले पाषाण काल में मानव एक जगह स्थायी जीवन जी ही नहीं रहा। इस समय घुमक्कड़ जिंदगी है उसकी, गांव का डेवलपमेंट नहीं है। गांव का पहला डेवलपमेंट, संस्कृति का डेवलपमेंट ताम्र पाषाण काल में। और इंपॉर्टेंट डेट कुछ आपको समझना है यहां पर, जहां बहुत आवश्यक है तब डेट लिखेंगे, उसके पहले डेट हम नहीं लिखते जनरली। एक इंपॉर्टेंट बात है, लोहा जो देख रहे हो इसका प्रयोग आपको समझना है भारत में कब होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहा का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में होने लगता है, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको समझना। पहली बार लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होता है। और तुमको गेस करना है पहली बार मानव ने लोहा यूज किया होगा। चॉइस ए, खेती के कार्यों में। चॉइस बी, युद्ध सामग्री के रूप में। सी, बर्तन बनाने के लिए। क्या लगता है? फिर से सुनेगा, एकदम ध्यान से समझ। पहली बार आदमी ने लोहा खोजा होगा युद्ध सामग्री के लिए, या खेती के लिए, या बर्तन बनाने के लिए। कितने लोग को लग रहा है पहली बार लोहा का प्रयोग युद्ध सामग्री के लिए हुआ होगा? युद्ध सामग्री, बहुत बढ़िया। कितने लोग को लग रहा है बर्तन बनाने में? इतना पेटू को है रे। और कितने को लग रहा है कृषि कार्य में? वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आपको ध्यान रखना है पहली बार लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में युद्ध के लिए है, खेती में नहीं। बात समझोगे? जिस समय तक लोहा नहीं, समझना पहले बढ़िया से, पहले रामायण हुआ कि महाभारत? पहले कौन हुआ जी? तो लड़ाई को देखो, ज्यादा टनाटन किसमें चला है? महाभारत में, क्योंकि लोहा उस समय आ गया है लड़ाई। रामायण में क्या है? लोहा नहीं है। तो इसीलिए रामायण में लिया तो गदा है कांसा का, तांबा का, टनाक टूट गया तो पटका पटकी शुरू। रामायण में देखा होगा कि अचानक उछल गए, ऊपर चल गए, लुप्त हो गए, फलाना हो गए। क्यों? अस्त्र शस्त्र नहीं है, डिजाइन ज्यादा चलेगा। महाभारत में अस्त्र शस्त्र है, सीधा लड़ाई टनाटन चलेगा। तो लोहा का प्रयोग पहली बार युद्ध मैदान में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 600 ईस्वी पूर्व में यहीं पर महाजनपद काल में लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में होता है। और यहीं से भारत का एक टर्निंग पॉइंट है। खेती में लोहा आने से उत्पादन बढ़ता है और शहर फिर बनता है। तो बोलो, लोहा से पहला नगरीकरण होगा कि दूसरा? दूसरा। क्वेश्चन आएगा, द्वितीय नगरीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? लोहा का। पहला नगरीकरण में कांसा का। कोई लड़का तो द्वितीय नगरीकरण नहीं समझता। क्वेश्चन आएगा द्वितीय नगरीकरण, पता न काका नगरीकरण मारो। तो आपको समझना है कि यहाँ गांव है, ये नगर है। लोहा से भारत में द्वितीय नगरीकरण होता है। कब? 600 ईस्वी पूर्व में। किस काल में? महाजनपद काल। पहले ये बताओ, ये स्टेप एकदम क्लियर है सबका? जल्दी से पहले इसको लिखो और तब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पाषाण काल हेडिंग देना दिया, बस हो गया, शुरू कर। अब इसे पाषाण काल कहते हैं, हम लिखवाएंगे। ये फिर में का बैठा हुआ है? जिस समय मानव पत्थर का प्रयोग करता है उसे पाषाण काल कहते हैं। लिख अपने से, पत्थर माने पाषाण काल हुआ।
उतार लिए सब कोई? चलिए अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग अभी 3 फेज चलेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तब धीरे 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 फेज आने लगेगा, तब पाषाण काल का डिटेल चलेगा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तब पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण, दोनों में एक साथ निकलेगा, फिर हड़प्पा से डिटेल चलेगा। तो अभी सुन लीजिए, अभी चूंकि एंशियंट में शुरुआत में थोड़ा लोड पड़ेगा, तो इसीलिए पहले हम उतना ही अभी देंगे जो पचते जाए, अनपच ना हो। पहले ये बताओ, अगला दिन हम इतना पूछे तो एकदम टनाटन सुना देगा सब, कोई दिक्कत नहीं ना। और तब अब जो फेज आते जाएगा धीरे धीरे, अगले क्लास में बेसिक लगभग पड़ जाएगा और पाषाण काल निकल जाएगा। तब हड़प्पा से तुम्हारी नई दुनिया शुरू हो जाएगी। हड़प्पा अगर पच गया तो बस एकदम मुझ पर ताव दो, हिस्ट्री ठीक हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा आते आते सॉफ्टवेयर, दिमाग तुम्हारा एक्सेप्ट करने लगेगा कि नहीं अब हिस्ट्री हमको अच्छा लगा। दिमाग जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तुमको विषय से लगाव ही नहीं हो सकता है। तो 2 लेसन होते होते हिस्ट्री से लगाव तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसमें चूंकि अभी पिछला बैच जो है उन लोग की परीक्षा नजदीक है, तो इसीलिए उन लोग में थोड़ा टाइमिंग अभी ज्यादा दे रहे हैं। उन लोग का परीक्षा कितने तारीख को? तो इसीलिए मान के हम चल रहे हैं कि 6-7 फरवरी तक उन लोग का क्लास लेके चलेंगे। तो 6-7 फरवरी तक टाइमिंग थोड़ा स्लो होगा। फिर 12 फरवरी के बाद आप लोग का 2 घंटे होगा, क्योंकि फिर दुलरुआ बैच तुम ही लोग बचोगे, उन लोग तो निकल जाएगा। तो 2 घंटे चलेगा, 2 विषय शुरू कर देंगे, एक हिस्ट्री और फिर एक पूछेंगे एक विषय और, डबल विषय आपका शुरुआत हो जाएगा। फिर आराम से हम लोग उसमें चलते रहेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, अभी जितना पढ़ा रहे हैं बस उतने पचाते जाओ। कल से टाइमिंग थोड़ा सा लेट इसमें हो जाएगा, 6 से 7:30 आपका रखेंगे, 6:10-15 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछला बैच 6 बजे तक पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि उन लोग का एग्जाम है ना। तो इसलिए उन लोग का बैच अभी जो चल रहा है तो एकदम कोशिश हम करेंगे कि उन लोग को 2:30 से लेके 6 चले, तो उतना में एकदम उन लोग फ्रेश मूड में आ जाएगा। आप तुम लोग को वही 6 बजे वो निकलेगा, 6:15 के आसपास शुरू कर देंगे, 7:30, 1 घंटे 1.25 घंटे अभी आपका वही क्लास होगा। फिर ये टाइमिंग बढ़ जाएगा, कब? जब उन लोग का परीक्षा हो जाएगा तब फिर आपका आराम से 2 घंटे के फिर क्लास मिलेगा, क्योंकि वो बैच ही पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, तो टाइम हमें भरपूर मिलने लगेगा। तो अभी आपका कल टाइमिंग कितने बजे है? 6, हमारे लिए 6:15। हम जितना बजे लिखेंगे वो 15 मिनट जोड़ लेना, तब शुरू होता। ये नहीं कि राइट टाइम आके झक मारते रहेगा कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। लेट नहीं हो रहा है, तुम पहले हो जा रहा है। बात समझ रहा है ना? तो इसलिए ऑनलाइन वाला के खास कर है, उन लोग ज्यादा झूठ मूठ का परेशान रहता है, नौटंकी ज्यादा करता है। तो ऑनलाइन वाला का तो चूंकि बैठल बैठल खाली कमेंटे टाइप करना रहता है, तो इसीलिए बैठ के उन लोग खाली बस नौटंकी ज्यादा करता है। और इसमें धीरे धीरे स्थिति, चूंकि उन लोग नहीं देखता है ना कि इसके पहले क्लास चलते रहता है, उन लोग तो सोचता है कि बस सर कहाँ भागल है, शुरू काहे नहीं हो रहा है। उसके पूर्व यहाँ बैच होते हैं, निकलेगा, फिर आएगा, फिर शुरू होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम घंटी लगेगा, 6 माने 6 छोड़ दी, हो सकता है 10 मिनट पहले भी छूट जाए। किसी दिन खास टॉपिक चल रहा है तो 6:05 भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि 4 मिनट के लिए कोई लाइन चल रहा है होता और कहेंगे छोड़ दो भागो 6 बज गया है, कल लिखाएंगे, ऐसा नहीं ना होगा जी। एक स्टेप है ना, तो पूरा हो ही के छोड़ता है। तो कल इसमें हिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन पाषाण काल कल निकालेंगे। आज का क्लास क्लियर है? कल से पूछताछ भी करें ना तुम लोग से, हाँ तो याद करके आना, हम किसी से पूछेंगे, इतना एकदम याद होना चाहिए तुम्हारा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी घबराना नहीं, अभी बुक की जरूरत नहीं है तुम लोग का। अभी बस हमारे साथ चलिए, फिर हम बताएंगे कौन सा एनसीईआरटी लोगे, लेखक कौन होंगे, फिर हमारे साथ साथ उछलते जाओ। दरोगा वाला अभी तो सबके लिए लाइव ओपन था, जैसे ही बंद हो जाएगा तो दरोगा बैच में भी लाइव दिखाने लगेगा।